हेलो फ्रेंड्स, जेएम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपने नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना बनाएंगे, जो कि कक्षा 7वीं की है। अभी तक हम कई पाठ्य योजनाओं के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद है आप देख रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे। जो मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का लाभ आपको मिल सके और पिछले वीडियो का लाभ भी आपको मिल सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और यदि आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, वहां पे आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आप प्लेलिस्ट पे जाके भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वीडियो एक साथ भी देख सकते हैं, उसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट पे जाना होगा और वहाँ से आप सारी लिस्ट देख सकते हैं। और या फिर आप हमारे ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ भी आपको सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मिल जाएंगी। हमारे फेसबुक पेज भी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चाहे तो हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए और वहाँ पे अपने डिमांड्स, अपने जो भी पाठ्य योजना आप चाहते हैं हमको वहाँ पे भेजें, मैसेज भेजें, कमेंट द्वारा बताएं। हम जितना भी जल्दी होगा उस विषय की पाठ्य योजना बनाकर आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। ये पाठ्य योजना भी हमारी गायत्री मैम की डिमांड पर है, जिन्हें कक्षा 7 की पाठ्य योजना सामाजिक विज्ञान की चाहिए। हम उन्हीं की डिमांड पर ये पाठ्य योजना बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पाठ्य योजना बनाना। तो सबसे पहले, जैसा कि हम हर पाठ्य योजना में करते हैं, हम पाठ्य योजना का क्रमांक डालेंगे। तो अभी तक हमारी इस सीरीज में 12 पाठ्य योजनाएं बन चुकी हैं, तो यहाँ पे हम क्रमांक डालेंगे, क्रमांक 13। फिर उसके बाद हमें ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है। इस तरीके से हम बॉक्स में ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाते हैं। ये हम कॉपी में बना रहे हैं, लेकिन एज इट इज हमें जब हम पाठ की प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हमें वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर भी बनाना होता है। फिर प्रशिक्षु शिक्षिका का नाम, तो यहाँ पे जो भी NIOS से DLED कर रहे हैं वो प्रशिक्षु शिक्षिका का नाम लिखेंगे, क्योंकि वो टीचर है। और बाकी जो अन्य सोर्स से कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम या छात्र अध्यापिका का नाम। फिर आता है विद्यालय का नाम। यहाँ पे जो NIOS से DLED कर रहे हैं तो वो जिस भी स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। बाकी जो स्टूडेंट DLED कर रहे हैं वो उनको जो भी अलॉट होगा स्कूल, वहाँ का नाम लिखेंगे। फिर कक्षा, तो ये हमारी कक्षा 7वीं का प्रकरण है, तो हमने यहाँ पे कक्षा 7 लिखा हुआ है। और ये विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान और उप विषय है हमारा नागरिक शास्त्र। चाहे तो आप अगला पॉइंट उप विषय डालकर भी लिख सकते हैं। फिर हमारा प्रकरण जो कि है राज्यसभा। फिर हम यहाँ दिनांक डालेंगे, समय डालेंगे। हमारा पीरियड 40 मिनट का है, यहाँ कहीं 35 मिनट का भी होता है, 30 मिनट्स का भी होता है, तो जैसा भी हो आप वैसा डालें। वैसे तो एक आदर्श टाइम है 40 मिनट्स, और कालांश जो भी आपका पीरियड है। मान लीजिए हमारा पीरियड 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। फिर हमारे सामान्य उद्देश्य, हम बहुत दिनों से सामान्य उद्देश्य लिख रहे हैं। आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे अब तो सामान्य उद्देश्य में, और आप जान भी चुके होंगे कि सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको हम कोई एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो हम एक बार क्विक रिकैप द्वारा बता देते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जैसे कि हमारा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक तर्कशास्त्र या नागरिक शास्त्र। तो हम नागरिक शास्त्र से संबंधित हमने 5 सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। तो आप भी लिखें, आप इनको 3 से 5 या 6 भी लिख सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। फिर हमारा अगला जो पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। हमारा प्रकरण राज्यसभा है, तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य भी राज्यसभा से ही संबंधित होंगे। तो यहाँ पे हमने 4 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए हैं। फिर हमारा अगला जो पॉइंट है वो है सहायक सामग्री की। हमको कक्षा में क्या क्या सहायक सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ हम चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो और भी जो आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाठ्य योजना के दौरान ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसलिए यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। आप यदि इसमें ऐड करके करते हैं तो प्लीज़ मेंशन करें कि आप क्या क्या सहायक सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि हमको गायत्री मैम ने बताया है कि उनके यहाँ पे सहायक सामग्री का कॉलम भी बनाना है प्रस्तुतिकरण के दौरान, तो वो वहाँ पे कॉलम में लिख लें कि हमने यहाँ पे ये वाला TLM यूज़ किया, लेकिन हमने एक साथ यहाँ पर भी लिख देते हैं कि हम क्या क्या सहायक सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी राज्यसभा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वो न्यूज़ में सुनते हैं, उनने पिछली कक्षाओं में भी जब थोड़ा बहुत पढ़ा है या पिछले लेसन में पढ़ा है तो वो जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे
प्रस्तुतिकरण का सबसे सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि हमारी प्रस्तावना अच्छी होती है तो हमारा प्रस्तुतिकरण, जब हमारा कोई पर्यवेक्षक आता है वो देखता है तो वैसे ही प्रभावशाली लगता है। अब प्रस्तावना निकालने के भी कई तरीके होते हैं। आप उनको प्रश्नोत्तर के माध्यम से निकाल सकते हैं, चार्ट दिखाकर निकाल सकते हैं, कोई भी TLM दिखा रहे हैं, कोई मॉडल दिखा रहे हैं, इस तरीके से आप प्रस्तावना निकलवा सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर के माध्यम से निकाली। हम जब सूक्ष्म शिक्षण के वीडियो बनाएंगे तब हम प्रस्तावना कौशल पे भी एक वीडियो बनाएंगे, तब आप जानेंगे कि प्रस्तावना किस किस तरीके से निकाली जाती है। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि प्रस्तावना हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रश्न कौशल से निकाली है, जिसमें हमने पूछा है कि जिले का कानून किसके द्वारा बनता है, तो जिला परिषद द्वारा। राज्य के कानून किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, विधानमंडल द्वारा तैयार किए जाते हैं। राष्ट्र के कानून किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, संसद द्वारा। क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में संसद के बारे में पढ़ा है। संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन की आज हम राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट प्रस्तुतिकरण। इसमें हम कॉलम बनाएंगे क्रमांक का, शिक्षण बिंदु, प्रशिक्षु शिक्षिका व्यवहार या छात्र अध्यापक या अध्यापिका व्यवहार, शिक्षण विधि, विद्यार्थी व्यवहार और श्याम पटकार। विधि, जैसा कि हम कई पाठ्य योजना में आपको बताते हैं कि आप अलग से भी डाल सकते हैं और यहाँ कॉलम भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कॉलम बनाया हुआ है। अब इसमें हमसे पहला शिक्षण बिंदु लेंगे, राज्यसभा का गठन। पहले हम उनसे बच्चों से जो उनको आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसको बोलते हैं विकासात्मक प्रश्न। जैसे कि हमने यहाँ पे पूछा है संसद का गठन कैसे होता है, तो उन्होंने पिछला पाठ संसद पढ़ा है तो वो उसका उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पे विधि कौन सी हुई, प्रश्नोत्तर विधि, तो वो उसका उत्तर देंगे। संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो चाहें तो आप ये आंसर को बच्चे ने बताया तो ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं या ना भी लिखें तो भी चलता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा का गठन कैसे होता है, तो बच्चा होगा निरुत्तर। क्यों? क्योंकि अब हम राज्यसभा प्रकरण पर आए हैं और उनको प्रकरण समझाना है। तो यहाँ से फिर शिक्षिका कथन द्वारा, व्याख्या विधि द्वारा, जिसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम समझाते भी जाएंगे और ब्लैक बोर्ड पर उसके मुख्य मुख्य बिंदु लिखते भी जाएंगे। तो यहाँ पे हमने शिक्षिका कथन लिखा हुआ है कि संसद का दूसरा सदन भी कहते हैं इसको, सदन का दूसरा, संसद का दूसरा सदन भी कहते हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। मतलब हम बता रहे हैं कि राज्यसभा को संसद का दूसरा सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 445 है, 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति होंगे। तो इस तरीके से हम उनको समझाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे, डायग्राम बनाकर भी समझा सकते हैं, हम चार्ट पर भी डायग्राम बनाकर ले जा सकते हैं और यदि और उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप चार्ट को लगा दें या बाद में भी आप चार्ट को लगा सकते हैं। उसी के आगे का कि शेष 233 सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष से कम ना हो। इस तरीके से आगे का हमने समझाया, व्याख्या विधि का इस्तेमाल किया। और इस समय विद्यार्थी व्यवहार क्या है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। ये सारी चीजों के प्रमुख बिंदुओं को श्याम पट्ट पर लिखना होता है। किसी को कॉलेज से ये बोला जाता है कि यहाँ पे आप कार्डशीट चिपका कर लिखें, तो आप ऐसा करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ब्लैक कार्डशीट चिपका लें और लिखें, या फिर आप ऐसा कॉलम बनाकर लिखें और बाद में एक ब्लैक कार्डशीट लगाकर उस पे लिख दें श्याम पट्ट डालें। आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको आपके इंस्टीट्यूट में बोला गया है कि आपको ऐसा करना है तो आप वैसा करें, इसमें थोड़े से चेंजेस करें। बाकी आदर्श पाठ्य योजना तो यही होती है, सब यही प्रचलित है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनके इंस्टीट्यूट के अनुसार वो बनवाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब हमने जो समझाया उसी से रिलेटेड हम बौद्धिगम प्रश्न करते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं और नहीं जानते उनको बता दूं कि जो भी हमने तत्काल में समझाया होता है, बच्चों को बोध कराया होता है, तो हम उनसे उसी
के आंसर पूछते हैं। ये हमारा भी टेस्ट है और उनका भी टेस्ट है कि हमने जो समझाया वो उनको समझ में आया कि नहीं, और उन्होंने कितना समझा वो हम उनसे प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं। फिर इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। हमने उनको समझाया है कि 250 हो सकते हैं, तो वो बताएंगे। वर्तमान में कुल भरी सीटें कितनी हैं, तो वो हैं 245, क्योंकि हमने उनको एक्सप्लेन किया है कि 233 पे चुनाव होते हैं, 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार से भरी सीटों की संख्या 245 है, इसलिए वो उत्तर भी देंगे। तो जो वो उत्तर देंगे वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उनको भी वो आंसर आता जाए, इसलिए हमें ये जो विद्यार्थी आंसर है ये हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे। फिर हमारा जो क्रमांक 2 शिक्षण बिंदु का कि राज्यसभा का कार्यकाल, हम उनको यहाँ पे बताएंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो शिक्षिकाखंड हम लिखेंगे, हमने लिखा हुआ है उसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख के भी एक्सप्लेन करेंगे, प्रमुख बिंदुओं को लिख देंगे। इस समय जो विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो व्याख्या विधि है, और जो विद्यार्थी व्यवहार है कि वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर इसमें हम उनको बताएंगे कि इसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। इस तरीके से हमने उन्हें समझाया और मुख्य बिंदु श्याम पट पर लिखे। इस समय भी आप इनके प्रमुख बिंदुओं को कार्डशीट पर लिखकर छात्रों को प्रदर्शित करके भी बता सकते हैं, और यदि आप वो यहाँ पे बता रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं। फिर हमारे बोधात्मक प्रश्न जो भी हमने अभी उन्हें समझाया उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए हुए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो हमने उनको अभी समझाया तो वो तत्काल उत्तर देंगे कि 6 वर्ष का होता है। तो हमने यहाँ पे इस विधि का इस्तेमाल किया, प्रश्नोत्तर विधि का। हम चाहे तो यहाँ पे आंसर उनके ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, ऐसा बच्चे उत्तर देंगे। तो वो हमें विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है, और चाहे तो हमें इसको यहाँ पे भी लिख देना है। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें जो भी हमने पूरी पाठ्य योजना के दौरान बच्चों को समझाया है उसी से रिलेटेड हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने होते हैं। ये भी हम 1 से 5 तक कितने भी पूछ सकते हैं। ये हमारे बौद्धिगम प्रश्न भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो बौद्धिगम प्रश्न दे चुके हैं वो प्रश्न हम यहाँ नहीं दे सकते। फिर उसके बाद कक्षा कार्य, जो भी हम कक्षा में बच्चों को कुछ कार्य करने के लिए देते हैं वो हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे उसके लिए भी हमने 1 प्रश्न लिया हुआ है। फिर उसको हम वहाँ पे बच्चों को देते हैं और उसे वहीं तत्काल चेक भी करना होता है। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, जिसमें हम बच्चों को घर से करने के लिए कार्य देते हैं। फिर आता है टिप्पणी, यहाँ पे जो भी आपका पर्यवेक्षक होता है वो यहाँ पे टिप्पणी लिखता है कि आपका पाठ्य प्रदर्शन कैसा था, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा था, आपने सहायक सामग्री का उचित समय में उचित तरीके से प्रयोग किया कि नहीं, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, जिसमें हम प्रशिक्षु शिक्षिका के हस्ताक्षर, विषय शिक्षिका के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।